मेरा नाम कविता है। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मेरे ससुराल में संयुक्त परिवार था और हम सब लोग एक साथ रहते थे। मेरी बेटी को अपने चाचा से इतना प्यार था कि वह अपने चाचा के हाथ से ही रात का खाना खाती थी। अगर मैं उसे अपने हाथ से खाना खिलाती तो वह रोने लगती थी। चाचा भतीजी के इस प्यार को देखकर मैं बहुत खुश होती थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब मैं अपने देवर के रिश्ते की बात करती थी, मेरी बेटी कोई ना कोई बहाना बनाकर इनकार कर देती थी। एक दिन मैं अंधेरा करके अपनी बेटी के कमरे में देवर के कपड़े पहनकर गई। मुझे कमरे में आए हुए बस 5 मिनट ही हुए थे कि मेरी बेटी ने ऐसी बात कही जिससे मेरे होश उड़ गए। माता पिता अक्सर अपने बच्चों की हरकतों से अनजान रहते हैं। मेरे पति इस दुनिया से बहुत जल्दी चले गए थे। भगवान ने मुझे एक खूबसूरत बेटी दी थी और मेरी ससुराल में मेरा एक देवर भी था जो मेरे पति से उम्र में छोटा था। मेरे पति की मौत के बाद मेरी बेटी मेरी एकमात्र संतान थी और मैं उसे बहुत प्यार करती थी। मेरे देवर का नाम नवीन था और उसने हमेशा मुझे अपनी माँ की तरह माना था। हम पहले एक गांव में रहते थे। वहाँ के पड़ोसी हमें बहुत तंग करते थे। मेरी विधवा होने की वजह से लोगों ने मुझे ताने देने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। एक बार तो मेरी पड़ोसन विमला भाभी ने मुझ पर आरोप लगाया कि मेरा उनके पति के साथ अफेयर चल रहा है। मैं बहुत खूबसूरत थी, इसलिए विमला मुझे पसंद नहीं करती थी। वह मुझे लोगों की नज़रों में गिराने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। उस समय मेरी बेटी बहुत छोटी थी और मेरा पति मर चुका था। इस वजह से मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं बहुत लाचार महसूस करती थी। गांव के लोग विमला की बातों को सच मानते थे और मुझे कैरेक्टरलेस कहते थे। मेरी बेटी के बारे में भी लोग बातें बनाने लगे थे। गांव के लोग कहते थे कि वह मेरी शादी किसी गरीब मर्द से कर देंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी क्योंकि मेरी बेटी बहुत छोटी थी। मेरे देवर नवीन ने एक दिन मुझसे कहा, भाभी मुझे आप पर पूरा भरोसा है। हमें यह घर छोड़कर कहीं और चलना चाहिए। यहाँ रहना अब मुमकिन नहीं है। हमें अनन्या मेरी बेटी का भी ख्याल रखना है। मैंने नवीन से कहा, ये हमारा अपना घर है, भले ही छोटा है, लेकिन हम इसे छोड़कर कहाँ जाएंगे। नवीन ने कहा, भाभी दुनिया बहुत बड़ी है, हम कहीं भी इज्जत से रह लेंगे, लेकिन यहाँ बेइज्जती सहकर नहीं। हम रात के अंधेरे में गांव छोड़कर शहर आ गए। मेरा मायका शहर में ही था। मैंने अपने मायके वालों की मदद से एक छोटा सा घर किराए पर लिया। धीरे धीरे हमारे हालात सुधरने लगे। अब मेरी बेटी 20 साल की हो गई थी और मेरा देवर भी 35 साल का हो गया था। हम लोग एक छोटे से किराए के घर में रहते थे। मेरी बेटी को अच्छी सिलाई आती थी और उसने घर में ही एक सिलाई सेंटर खोल रखा था। मेरा देवर लोगों के घरों में पेंटिंग का काम करता था। पुराने दिनों को याद करके आज भी मेरी तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन मैं खुद पर काबू पा लेती हूँ। मेरे देवर ने मेरा बहुत साथ दिया और मेरी बेटी से भी बहुत प्यार किया। बचपन से ही मेरी बेटी ने अपने चाचा के सिवा किसी और को नहीं देखा था। जब मैं चाचा भतीजी के इस प्यार को देखती हूँ तो मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है। इतने सालों में हम अकेले ही रहे थे। चेहरा जाने के बाद मैंने पड़ोसियों से ज़्यादा मेलजोल नहीं रखा और ना ही अपनी बेटी को बाहर ज़्यादा जाने देती थी। वह सिर्फ कॉलेज के लिए ही बाहर निकलती थी या किसी ज़रूरी काम के लिए। घर में ही लड़कियां सिलाई सीखने आती थीं। मैं अपनी बेटी को बहुत समझाती थी कि दुनिया बहुत बुरी है, मोहब्बत के नाम पर धोखा मिलता है। मेरे देवर ने अपनी भतीजी को हमेशा बहुत प्यार दिया था। मेरे देवर की हाइट और हेल्थ इतनी अच्छी थी कि उसकी उम्र ज़्यादा होने के बावजूद वह जवान ही लगता था। जब भी मैं नवीन से शादी करने की बात करती, वह अपनी शादी के लिए इनकार कर देता था। कहता था कि पहले अनन्या की शादी करूँगा, फिर अपनी। मैं उससे कहती, नवीन तब तक तुम्हारी उम्र बहुत हो जाएगी, लेकिन वह कहता कि उसे अपनी उम्र की कोई परवाह नहीं है। मैं हमेशा अपने देवर की तरफ से बेफिक्र रहती थी। वह मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखता था और उसके साथ एक दोस्त की तरह रहता था। मेरे देवर ने कभी पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, लेकिन शहर आने के बाद उसने अपनी कमाई से मेरी बेटी को पढ़ाया लिखाया। जब मेरी बेटी बड़ी हुई
तो उसने अपने चाचा को ट्यूशन दी, जिससे वह भी पढ़ना लिखना सीख गया। इन दोनों का प्यार देखकर मुझे बहुत खुशी होती थी, लेकिन फिर कुछ अजीब होने लगा था। इतना अजीब कि मैं हैरान और परेशान रहने लगी थी। मेरी बेटी पहले मेरे हाथ से खाना खाती थी, लेकिन अब वह जिद करने लगी कि वह अपने चाचा के हाथ से ही खाना खाएगी। मैंने उसे समझाया कि तुम्हारे चाचा सो गए हैं और सुबह उन्हें काम पर भी जाना होता है, लेकिन वह कहती थी कि चाचा को बुलाओ, मैं उन्हीं के हाथ से खाना खाऊंगी। उसकी बात से मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, ये क्या हरकत है? छोटे बच्चों की तरह जिद क्यों कर रही हो? इतनी ही देर में मेरी कड़क आवाज़ सुनकर मेरा देवर नवीन भी अनन्या के कमरे में आ गया। शायद मेरी आवाज़ से वह जाग गया था। उसने कहा, भाभी, आप क्यों डांट रही हैं? मैंने उसे बताया कि अनन्या जिद कर रही है कि वह तुम्हारे हाथ से ही खाना खाएगी। मेरी यह बात सुनकर नवीन हंसने लगा और कहने लगा, कोई बात नहीं, मैं उसे खाना खिला देता हूँ। अनन्या ने नवीन के हाथ से खाना खा लिया और वह लगभग 1 घंटे तक अनन्या के कमरे में बैठा रहा। रात के 11 बज चुके थे। मैंने कहा, खाना खिलाने में तुम्हें पूरा 1 घंटा लग गया। सुबह तुम्हें जल्दी उठना है, इस तरह से देर रात तक जागोगे तो सुबह कैसे उठोगे? उसने कहा, भाभी, हम चाचा भतीजी बातें कर रहे थे, बस बातें करने में ही कुछ समय लग गया। मैंने कहा, बातें करने में समय खराब मत किया करो, चलो जाकर सो जाओ। मुझे हैरानी हो रही थी कि अचानक अनन्या को यह जिद क्यों लग गई है कि उसे अपने चाचा के हाथ से ही खाना खाना है। कुछ दिनों तक यह बात यूं ही चलती रही। अब अनन्या रोज ही अपने चाचा के हाथ से खाना खाती थी और नवीन को खाना खिलाने के बहाने 2-3 घंटे उसके कमरे से बाहर नहीं निकलता था। मुझे लगा कि शायद वे दोनों टीवी देखते होंगे, लेकिन एक दिन जाकर देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं था। वे दोनों बस बातें कर रहे थे। एक दिन तो 2.5 घंटे से भी ज्यादा हो गए और मुझे गुस्सा आ गया कि यह भी कोई समय है बातें करने का। रात के 2-3 बजे तक कौन इतनी बातें करता है? मैंने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश की तो मैं हैरान रह गई कि दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया और दरवाज़ा खुलने में 10 मिनट लग गए। मैंने कहा, यह दरवाज़ा अंदर से बंद क्यों किया था? दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगी? तुम दोनों दरवाज़ा बंद करके अंदर क्या कर रहे थे? नवीन ने कहा, भाभी, दरवाज़ा शायद गलती से बंद हो गया था। हम लोग टीवी देख रहे थे, इसलिए हमें आवाज़ नहीं आई। मैंने कहा, तुम लोग रात के 3 बजे टीवी देख रहे हो, ये भी कोई समय है टीवी देखने का? और तुम लोग वीआईपी घर में नहीं रहते हो जहाँ ऑटोमेटिक लॉक लगे हों। मैंने अपने देवर से कहा, जाओ जाकर अपने कमरे में सो जाओ और आइंदा ऐसी हरकत मत करना। मैंने अपनी बेटी को भी डांट लगाई। मेरी बेटी की पढ़ाई पूरी होने वाली थी और उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी। मैं नहीं चाहती थी कि वह किसी गलत काम में पड़ जाए, इसलिए मैं जल्द से जल्द उसकी शादी करना चाहती थी। मैंने एक रिश्ते वाली से कहा हुआ था जो मेरी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता लेकर आई थी। लड़के की माँ ने मेरी बेटी को देखा और कुछ सवाल किए। फिर मैंने अपनी बेटी को कमरे में भेज दिया। मेरा देवर काम पर गया हुआ था, लेकिन न जाने कैसे काम छोड़कर घर आ गया। घर आते ही उसने लड़के वालों से बदतमीजी शुरू कर दी और कहने लगा कि यह लड़की ठीक नहीं है और ना ही उसने आपके लिए नाश्ता बनाया है। यह सब कुछ मार्केट से आया हुआ है, उसे तो कुछ भी नहीं आता और वह बिल्कुल जाहिल है। कहने लगा, ये लड़की हर किसी से लड़ाई झगड़ा करती है। अभी कुछ दिनों पहले अपनी टीचर का सर फोड़कर आई थी। हमारे घर में तो पुलिस भी आ चुकी है। जैसे तैसे हमने इस केस को रफा दफा किया था। लड़के वालों ने यह सब सुनकर कहा, ऐसी बदतमीज लड़की से हमें रिश्ता नहीं करना, और बहुत सारी बातें सुनाकर चले गए। उनके जाने के बाद मैंने नवीन से सवाल किया कि तुमने यह सब क्यों किया? नवीन कहने लगा, भाभी, आपने लोगों की शक्ल देखी थी? ये लोग कहीं से भी ढंग के नहीं लग रहे थे। मैं अपनी इकलौती भतीजी की शादी इन लोगों से नहीं करूँगा। मुझे लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने ऐसा किया। मैंने नवीन से कहा, पागल, तुम एक बार मुझसे भी तो पूछ सकते थे। तुम्हें इतना तमाशा करने की क्या ज़रूरत थी? तुमने उन लोगों के सामने अपनी ही भतीजी की इंसल्ट कर दी। अब ये लोग कहीं और जाकर हमारी बेटी के बारे में ऐसी बातें करेंगे तो फिर हमारे घर पर रिश्ते नहीं आएंगे। नवीन कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं होगा भाभी,
जैसा आप सोच रही हो। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि ऐसे घटिया लोग हमारे घर दोबारा रिश्ता लेकर न आ सकें। नवीन ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, सिर्फ उनके घर और जायदाद देखकर मत देखो। हमारी अनन्या कितनी खूबसूरत और प्यारी है, और उस लड़के की शक्ल से ही लग रहा था कि वह ठरकी है। और उसकी माँ कितनी चालाक औरत लग रही थी। मैं अपनी अनन्या को किसी ऐसे लड़के के हवाले नहीं करना चाहता। मुझे नवीन की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब जो हो चुका था हो गया था। उन लोगों से दोबारा बात करने का कोई फायदा नहीं था। अगर मैं कहती कि मेरा देवर मजाक कर रहा था, तब भी वे लोग मेरी बात को नहीं मानते। शाम के समय नवीन और अनन्या आंगन में बैठे हुए समोसे खा रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे, जबकि मेरा मूड बहुत खराब था। न जाने उनको किस बात की खुशी थी। एक दिन मैं अपनी बेटी के कमरे की सफाई कर रही थी। वह कॉलेज एग्जाम देने के लिए गई हुई थी और उसका मोबाइल घर पर ही रह गया था। तभी अनन्या के मोबाइल पर किसी का फ़ोन आने लगा। मैंने कॉल रिसीव की तो अनन्या की कॉलेज फ्रेंड बोल रही थी। वह कहने लगी, आंटी, इतने दिनों से अनन्या की तबीयत कैसी है? उसने तो कॉलेज में एप्लीकेशन लगाई थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। मैंने उसे बताया कि अनन्या तो कॉलेज गई हुई है और उसने कोई एप्लीकेशन नहीं दी, बल्कि उसकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक है। उसने कहा, नहीं आंटी, उस एप्लीकेशन पर तो आपकी साइन थे। मैंने कहा कि अनन्या ने तो मुझे बताया था कि कॉलेज में एग्ज़ाम चल रहे हैं और वह एग्ज़ाम देने के लिए ही गई है। लेकिन उसकी सहेली ने बताया, नहीं आंटी, कॉलेज में एग्ज़ाम नहीं चल रहे, बल्कि काफ़ी दिनों से अनन्या कॉलेज आ ही नहीं रही। मैं बहुत परेशान हो गई थी कि ना जाने मेरी बेटी क्या कर रही थी। घर से तो अनन्या कॉलेज का कहकर ही निकलती थी, फिर कॉलेज क्यों नहीं जा रही थी? मैंने उसकी सहेली से कहा कि वह अनन्या को यह बात ना बताए कि हमारी बात हुई है, और कॉल कट करके मैंने अनन्या का मोबाइल उसके कमरे में ही रख दिया। शाम को मैंने नवीन और अनन्या को बुलाया। कमरे का माहौल अदालत जैसा बना हुआ था। मैंने अनन्या को उसके दोस्त की कॉल के बारे में बता दिया और पूछा कि यह सब क्या है और तुम कॉलेज के बहाने कहाँ जाती हो? तुम्हारी सहेली बता रही थी कि तुम लगभग 5 दिन से कॉलेज नहीं आ रही हो और तुमने एप्लीकेशन भी दी हुई है जिस पर तुमने मेरे फर्जी साइन कर दिए हैं। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी झूठ बोलने की और मेरे नाम से सिग्नेचर करने की? तुम ये सब क्या कर रही हो? नवीन और अनन्या दोनों ही सर झुकाकर खड़े थे, क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी गई थी। उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने कहा, जो कुछ भी तुमने किया है सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को ठीक कर दूंगी। मैं जानती थी कि मेरे देवर नवीन ने अनन्या का साथ ज़रूर दिया होगा। मैंने अपनी बेटी से कहा कि मैं तुम्हें पैसे देना बंद कर दूंगी, फिर देखूंगी कि तुम अपना खर्च कैसे करोगी। तभी अचानक अनन्या कहने लगी, हाँ, मैंने कुछ दिन की छुट्टी ली थी और मैं अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जाती थी। चाचा की परमिशन लेने के बाद हम सब लड़कियां आपस में मिलकर पार्क में घूमने जाते थे। मैंने कहा, तुम्हें संडे का दिन घूमने और मूवी देखने के लिए नहीं मिलता? नवीन ने कहा, भाभी, मेरा दिल कर रहा था मूवी देखने जाने का, इसलिए मैंने ही अनन्या को कॉलेज की छुट्टी करने और आपसे झूठ बोलने को कहा था। मैंने कहा, नवीन, आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो? वह कहने लगा, भाभी, मुझे माफ़ कर दो। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और अनन्या को भी माफ़ कर दो। इसमें उसकी कोई गलती नहीं, बस मेरा दिल कर रहा था, इसलिए मैंने अनन्या से कॉलेज की छुट्टी लेने के लिए कहा था। हम एक दिन मूवी देखने गए और एक दिन पार्क चले गए थे। इन दोनों का बर्ताव मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। न जाने ये लोग क्या कर रहे थे। घर में भी मेरा देवर और मेरी बेटी अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे। मैं अब इन दोनों पर कड़ी नज़र रखने लगी थी। ये दोनों घर में खूब हंसी मजाक करने लगे थे। कभी कभी 2-2 घंटे बैठकर बातें करते। चाचा भतीजी में कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत हो गई थी। इन दोनों को एक दूसरे के अलावा और कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इस बीच मैंने अनन्या के लिए एक और रिश्ता देखना शुरू कर दिया और मैंने अपने देवर से कहा, अगर लड़की में कोई कमी दिखे तो मुझे बताना। लोगों के सामने तमाशा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। इस पर मेरे देवर ने एक अजीब सी बात कही। उसने कहा, मेरी भतीजी को रिश्तों की कोई कमी नहीं। मैंने पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है कि रिश्तों की ज़रूरत नहीं? मेरा देवर कहने लगा, भाभी, बस मेरे मुंह से निकल गया, ऐसी कोई बात नहीं। मैं अपने देवर और बेटी से बहुत परेशान हो गई थी। पता नहीं वे क्या सोचते और करते रहते थे।
मैंने शायद अपनी बेटी और देवर को कुछ ज्यादा ही छूट दे दी थी। इस बार मैंने अपनी बेटी के लिए जो रिश्ता ढूंढा था उसमें कोई गलती निकाल ही नहीं सकता था। लड़का कम उम्र का, देखने में हैंडसम, उसकी फैमिली बहुत अच्छी और अमीर थी। उसके माता पिता बैंक में नौकरी करते थे। लड़का खूबसूरत और गोरा था और मेरी बेटी से उम्र में ज्यादा बड़ा भी नहीं था, बल्कि उसकी उम्र के बराबर ही था। लड़के वालों को मेरी बेटी बहुत पसंद आ गई थी क्योंकि वह भी बहुत खूबसूरत थी। जब मैंने अपने देवर की तरफ देखा तो पाया कि अब वह कोई गलती नहीं निकाल सकता। नवीन चेहरे से बहुत परेशान लग रहा था। लड़के वालों ने कहा, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। हम जल्द से जल्द मंगनी की रस्म करना चाहते हैं और जल्द से जल्द शादी करके आपकी बेटी को अपने घर ले जाना चाहते हैं। मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने कहा, अब हम आपके घर आ गए हैं, एक बार आप हमारे घर आकर सारी जानकारी ले लो, फिर बैठकर सारी बातें तय कर लेंगे और शादी की तारीख भी फिक्स कर लेंगे। मुझे उनकी यह बात बहुत पसंद आई कि उन्होंने हमें अपने घर आने के लिए तुरंत ही निमंत्रित कर दिया। मैंने कह दिया था कि हम 2-3 दिन बाद आपके घर आ जाएंगे। जब वे लोग हमारे घर से चले गए तो मेरा देवर कहने लगा, हम यह रिश्ता नहीं करेंगे। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों नहीं करेंगे, इसमें क्या खराबी है? मैंने कहा, ऐसे रिश्ते तो नसीब वालों को मिलते हैं। इतना अच्छा रिश्ता है कि मैं तो अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार हो गई हूँ। शुक्र करो कि तुम्हारी भतीजी के भाग्य जाग चुके हैं। मैं तो अपनी बेटी की शादी इसी परिवार में करूँगी, और वह भी जल्द से जल्द। कहीं ऐसा न हो कि यह रिश्ता हमारे हाथ से निकल जाए। वो लोग बहुत अमीर और पढ़े लिखे थे, साथ ही उनकी बहू बेटियों पर कोई बंदिश भी नहीं लगाते थे। मुझे उनकी यह बात बहुत अच्छी लगी थी कि उन्होंने 2 दिन बाद ही हमें अपने घर बुला लिया। दोनों बच्चे आपस में बैठकर बातें कर लेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी साथ बितानी है, इसलिए उनका बात करना बहुत ज़रूरी है। मुझे उनका यह व्यवहार बहुत पसंद आया था, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो लड़का और लड़की को शादी से पहले बात करने की अनुमति देते हैं। पहले ही मैंने अपने देवर और अपनी बेटी से कह दिया था कि शादी वहीं होगी। दोनों मेरी इस बात पर खामोश हो गए थे और मैंने उनकी खामोशी को सहमति समझ लिया था। मैं लड़के वालों के घर जाने की तैयारी करने लगी थी। मैंने अनन्या के लिए भी एक अच्छा सा सूट निकाल लिया था और खुद भी अच्छे से तैयार हो गई थी। लेकिन जब हमें 2 दिन बाद उनके घर जाना था तो ना तो नवीन घर पर था और ना ही अनन्या। दोनों यह कहकर निकले थे कि वे लड़के वालों के परिवार के लिए गिफ्ट लेने जा रहे हैं, क्योंकि खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन उन्हें गए 2-3 घंटे हो चुके थे और वे अभी तक घर वापस नहीं आए थे। उन लोगों ने हमें दोपहर के खाने पर बुलाया था और दोपहर के 3 बज चुके थे और खाने का समय निकलता जा रहा था। अगर हम देर से जाते तो लोग क्या समझते, यह हमारी इज्जत का मामला था। मैंने नवीन को फ़ोन मिलाया, लेकिन वह फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था। जब थोड़ी देर बाद उसने फ़ोन उठाया तो कहने लगा कि हम लोग रास्ते में हैं, ट्रैफिक की वजह से देर हो रही है। लेकिन कुछ देर बाद उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया और मेरी बेटी का नंबर भी स्विच ऑन ऑफ जा रहा था। मैं बार बार दोनों का नंबर ट्राई कर रही थी और बहुत परेशान हो गई थी। दोनों का ही नंबर स्विच ऑन ऑफ जा रहा था। शाम के 4 बज चुके थे और अभी तक मेरे देवर और बेटी का पता नहीं था। लड़के वाले बार बार कॉल कर रहे थे कि आप लोग आ नहीं रहे। मैं उन्हें कोई ना कोई बहाना बनाकर कह देती कि बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। मुझे उनके सामने बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैंने सोचा कि मैं अकेली ही चली जाऊं, लेकिन अगर वे पूछते कि आपकी बेटी और देवर कहाँ हैं तो मैं क्या जवाब देती। शाम के 6 बज चुके थे और मैंने अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ कर दिया था, क्योंकि मुझे उनके सवालों के जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। जब रात के 8 बज गए तो दोनों चाचा भतीजी हंसते हुए घर में दाखिल हो रहे थे। मुझे दरवाजे पर खड़ा देखकर उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई थी। मैंने कहा, तुम दोनों को गए हुए पूरे 8 घंटे हो गए, आखिर तुम लोग अब तक गिफ्ट्स ले रहे थे। मेरा देवर कुछ बोलने ही वाला था कि मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहा, ये क्या बदतमीजी है, कहाँ थे तुम दोनों? पहली बार मैंने अपने देवर पर हाथ उठाया था, क्योंकि वही मेरी बेटी को मार्केट लेकर गया था। मैंने कहा, तुम लोग जानते हो कि तुम लोगों ने मुझे कितना शर्मिंदा किया है। मेरी बेटी तो खामोश खड़ी थी, लेकिन नवीन कहने लगा, भाभी आप मेरी बात ध्यान से सुनिए,
मुझे उस घर में अपनी भतीजी का रिश्ता नहीं करना। मैंने कहा, क्या परेशानी है? सब कुछ तो ठीक है, घर परिवार, लड़का, उसके माता पिता की नौकरी। इस पर नवीन ने कहा, लड़का कितना भी अच्छा हो, लेकिन मुझे अपनी भतीजी की शादी उस परिवार में नहीं करनी। अनन्या की मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी है। यह कहकर वे दोनों घर के अंदर चले गए और अपने अपने कमरों में जाकर बंद हो गए। मेरे देवर ने कभी भी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की थी और कभी वह मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं गया था। आज फिर उसे क्या हो गया था? मैं सारी रात जागती रही और परेशान थी। मैंने देखा कि कभी भी नवीन मेरी बेटी के कमरे में सारी रात नहीं बैठता था। न जाने ये लोग आपस में क्या खिचड़ी पका रहे थे। एक दिन मैंने अनन्या से कहा कि तुम मेरे कमरे में जाकर सो जाओ, मुझे आज तुम्हारे कमरे की सफाई करनी है। अनन्या मेरे कमरे में जाकर सो गई थी। मैंने अनन्या जैसा सूट पहन लिया और उसके कमरे में जाकर बेड पर लेट गई। मैं ऐसे बहस कर रही थी जैसे मैं गहरी नींद में सो रही हूँ। मेरे जाने के लगभग 1 घंटे बाद नवीन भी अनन्या के कमरे में आ गया था और उसने अंधेरे में मेरे करीब आकर कहा, क्या हुआ? आज इतनी जल्दी सो गई हो? आज तो बहुत सारा काम करना है। मैं ऐसे एक्टिंग कर रही थी कि जैसे मैं जाग गई हूँ, लेकिन मैंने अपना चेहरा ढका हुआ था और कमरे में अंधेरा भी था, जिस वजह से मेरा देवर मुझे पहचान नहीं सका था। मेरा देवर कहने लगा, अभी सिर्फ 24 घंटे ही बाकी हैं, फिर हमें किसी से भी डरने की या छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं। हम जो करेंगे खुल्लम खुल्ला करेंगे और भाभी भी हमें नहीं रोक पाएंगी। आज मैं इतना खुश हूँ कि तुम्हें क्या बताऊँ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि हम कितने खुशकिस्मत हो सकते हैं। मैंने तो अपने फ्यूचर के सपने भी देखने शुरू कर दिए हैं और तुम देखना, शादी के बाद हमारी ज़िंदगी बहुत आसान और हसीन हो जाएगी। शादी की बात सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। आखिर मेरा देवर यह किस तरह की बातें कर रहा था? वह कहने लगा, तुमने अपनी शादी के कपड़ों का इंतज़ाम तो कर लिया है ना? ऐसा ना हो कि आखिरी वक्त पर तुम शॉपिंग करने की ज़िद करने लगो। मैंने तो अपनी शॉपिंग करनी शुरू कर दी है। जैसे ही मेरे देवर ने यह बात कही तो मैं झटके से उठ गई और मैंने लाइट ऑन कर दी और अपने देवर के मुंह पर थप्पड़ दे मारा और उससे कहने लगी, तुम ये किस तरह की घटिया बातें कर रहे हो? तुम किससे शादी करना चाहते हो और ये किसकी शादी की बात कर रहे हो? लेकिन जैसे ही नवीन और अनन्या ने बात बतानी शुरू की, मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। पहले तो नवीन ने बताया कि उसे हमारे ही गांव में रहने वाली लड़की से मोहब्बत हो गई है, जिस गांव ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दी, जिन लोगों का जिक्र आप इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। और तो और विमला भाभी का जवान बेटा मोहन अनन्या से मोहब्बत कर बैठा है और उसी के साथ शादी करना चाहता है। अब यह कोई इत्तेफाक था या कुछ और, जो हम दोनों आपसे नफरत करने वाले लोगों से मोहब्बत कर बैठे। नवीन ने बताया कि उसकी मुलाकात गांव के मुखिया की बड़ी बेटी से तब हुई थी जब वह एक आदमी के घर में पेंट करने के लिए गया था। वहीं पर वह आई हुई थी और देखते ही उसे प्यार हो गया था। इसी तरह से उनका प्यार गहरी मोहब्बत में बदल गया था। विमला भाभी के बेटे मोहन की मुलाकात अनन्या से उसके कॉलेज में हुई थी। इसी तरह से इन दोनों की दोस्ती भी मोहब्बत में बदल गई थी। हम दोनों अपने ही गांव के रहने वाले लोगों के साथ मोहब्बत कर बैठे थे जिनसे आप नफरत करती हैं। अगर हम आपको यह बात पहले बता देते तो आप हमारी बात को नहीं मानती, इसलिए हमने शादी करने का फैसला कर लिया था। और यही बातें हम एक दूसरे से काफ़ी घंटों तक बैठकर करते रहते थे कि क्या करना है, कैसे करना है। मैं अपनी और अनन्या की शादी के लिए पैसे भी इकट्ठे कर रहा था और वे दोनों भी जानते हैं कि उनके परिवार वाले हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। इसलिए हम चारों ने घर से भागकर शादी करने का फैसला कर लिया कि हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे और फिर धीरे धीरे आप सबको यह बात पता चल जाएगी तो फिर आप लोग हमें माफ़ कर देंगे। भाभी, हम अपनी मोहब्बत के आगे मजबूर हो गए थे। हम आपको तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहते थे। हम क्या करते, क्योंकि हम मोहब्बत कर बैठे थे। विमला भाभी का बेटा और गांव के मुखिया की बेटी, वे दोनों ही हमसे सच्चा प्यार करते हैं।
तो आपकी मर्जी से शादी कैसे कर सकते थे? इस बीच आप अनन्या का रिश्ता देख रही थीं, इसलिए मैं कोई ना कोई बहाना बना देता था और अनन्या का रिश्ता कैंसिल करवा देता था। अनन्या कहने लगी, मम्मी, चाचा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। चाचा ने हमेशा मेरा साथ दिया। क्या आप नहीं चाहती कि चाचा की शादी भी उनकी मर्जी के मुताबिक हो जाए? और क्या आप यह नहीं चाहती कि हम अपनी खुशी से जिंदगी गुजारें अपने मनपसंद शख्स के साथ? नवीन कहने लगा, भाभी, हम नहीं चाहते थे कि आपको हमारी शादी की खबर हो जाए। जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती तब तक हम आपसे ही बात छुपाकर रखना चाहते थे, इसलिए हम बहाने बनाते थे। हमें एक दूसरे से अभी और बातें करनी थी और कल के बारे में प्लानिंग भी करनी थी। मेरी बेटी और देवर ने हाथ जोड़ लिया और कहने लगे, हमें माफ़ कर दीजिए, आपको यह सब सुनकर बहुत दुख होगा, लेकिन कल हमारी शादी है। अनन्या कहने लगी, माँ, आपने ही तो मुझे सिखाया था कि मेरे इस दुनिया में पिता नहीं है, लेकिन पिता जैसे दोस्त और भाई जैसे चाचा मुझे भगवान ने दिए हैं, इसलिए हम एक दूसरे की मदद करते थे। हमने एक दूसरे की मर्जी से लाइफ पार्टनर चुना। गांव का माहौल अब बदल गया है, क्योंकि विमला आंटी को गुजरे हुए कई साल हो चुके हैं। अब सब सुधर गए हैं, कोई भी अब आपको वहां कुछ नहीं कह सकता। पहले लोग आपकी लाचारी का फ़ायदा उठाते थे, अब तो हमारे हालात पहले से बहुत बेहतर हो गए हैं, इसलिए किसी की मजाल नहीं कि कोई मेरी माँ पर उंगली उठा सके। आपकी बेटी अब इतनी हिम्मत वाली हो गई है कि वह अपनी फैमिली के किसी भी सदस्य के साथ बदतमीजी करने वाले के हाथ तोड़ सकती है। नवीन कहने लगा, हाँ भाभी, अनन्या बिल्कुल ठीक कह रही है। विमला भाभी का बेटा मोहन बहुत अच्छा और पढ़ा लिखा लड़का है। वह अपने शहर में ही नौकरी करता है, अच्छा कमाता है, अच्छा खाता है। मोहन के माता पिता दोनों ही इस दुनिया से जा चुके हैं। अब हमारी अनन्या को वहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। उसका घर भी अब पहले जितना छोटा नहीं रहा, उसने अपनी कमाई से घर को बड़ा कर लिया है। मुखिया की बेटी की उम्र मेरी ही जितनी हो गई है। मुखिया जी के मरने के बाद उसकी सौतेली माँ ने आज तक उसकी शादी नहीं की, इसलिए मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। वह मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं उसे अपने घर की इज्जत बना लूँगा और मुझे पता है आप उसे बहुत खुश रखेंगी। वह दोनों बोलते जा रहे थे और रोते जा रहे थे। यह बात तो सच थी कि अगर ये लोग मुझे सच बताते तो मैं कभी भी हार नहीं मानती और उस गांव से कभी उनका नाता नहीं जुड़ने देती। लेकिन शायद सही कहते हैं, आप जो नहीं चाहते वही आपके साथ हो जाता है। मैं उस गांव से बहुत दूर आ गई थी, लेकिन उनसे दोबारा नाता जुड़ गया था। इन्हें प्यार हुआ तो उसी गांव के रहने वालों से। मैं एक तरफ अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या फैसला करूं। दोनों मेरे कदमों में बैठ गए थे और उन्होंने मेरे पैर पकड़ लिए थे और कहने लगे, प्लीज़ मान जाओ, हमारी खुशी में शामिल हो जाओ। हम उन दोनों के बिना खुश नहीं रह पाएंगे। अगर आप चाहती हैं कि हम आपकी मर्जी के मुताबिक शादी करें तो जहां आप कहेंगी वहीं पर शादी कर लेंगे, लेकिन हम कभी खुश नहीं रहेंगे। मैंने उन दोनों के सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम लोगों की खुशी की कोई परवाह नहीं? हम लोगों की खातिर ही तो उस गांव से निकलकर यहाँ पर आ गए थे और तुम दोनों की वजह से ही मैंने दूसरी शादी भी कभी नहीं की थी। मैंने अपनी सारी जिंदगी तुम लोगों के हवाले कर दी थी। क्या अब मैं तुम दोनों के लिए इतनी सी भी कुर्बानी नहीं दे सकती? ठीक है, मैं गांव जाकर मोहन से बात करना चाहती हूँ और उस लड़की के घर पर रिश्ता लेकर जाना चाहती हूँ जिससे नवीन शादी करना चाहता है। शादी अब कोर्ट मैरिज के तरीके से नहीं बल्कि इज्जत के साथ होगी। तुम दोनों की शादी मैं ही करवाऊंगी, तुम्हें कोर्ट मैरिज करने की कोई ज़रूरत नहीं। वह दोनों रोते हुए मेरे गले से लग गए थे। मैंने उन दोनों को बहुत ज़्यादा प्यार किया था। आखिर मेरे लिए मेरा देवर और मेरी बेटी ही सब कुछ थे, इसलिए मैंने अपनी सारी खुशियाँ उन पर कुर्बान कर दी थीं। तो क्या मैं उनकी खुशी के लिए इतनी सी भी बात नहीं मान सकती थी? जिस गांव की बात हो रही थी उस गांव से मुझे बड़ी बेइज्जती मिली थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। यह बात काफ़ी सालों पुरानी है, तो मैं भी इस बात को भूलना चाहती हूँ। मैं गांव गई और मुखिया की बेटी से अपने देवर के लिए रिश्ता मांगने चली गई। और दूसरी तरफ मोहन के माता पिता तो मर चुके थे,
लेकिन उसकी एक कुंवारी बहन थी। वह अपनी बहन को लेकर हमारे घर पर आ गया था। उसने अनन्या का रिश्ता मांग लिया था और फिर एक ही दिन में मैंने अपनी बेटी को विदा किया और दूसरी तरफ अपनी देवरानी को घर लेकर आ गई थी। अब वे दोनों बहुत खुश हैं और अपनी जिंदगी आराम से जी रहे हैं। मेरी खुशी तो मेरा देवर और मेरी बेटी ही थे, इसलिए मैंने पुरानी सारी बातों को खत्म कर दिया था। मेरी बेटी अपनी ससुराल में बहुत खुश रहती है। विमला का बेटा बिल्कुल भी विमला जैसा नहीं है, वह बहुत अच्छा और समझदार है। उधर मेरी देवरानी भी बहुत अच्छी है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।